नमस्कार, मैं हूं ललित और बंसल न्यूज की इस खास पेशकश लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद काम का है। तो सब काम छोड़कर इस कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं और लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार रहने वाले हैं। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और छात्रों के मन में कैरियर को लेकर जो भी सवाल उठते हैं उनका वो बेबाकी के साथ जवाब देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ सके इसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। और लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से राकेश मिश्रा जी, जो एजुकेशन प्लैनेट कोचिंग क्लास के डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ एजुकेशन प्लैनेट कोचिंग क्लास के स्टूडेंट अनुज श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं लक्ष्य में। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। चलिए मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले राकेश जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए और अपनी कोचिंग के बारे में कुछ बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पे अपनी बात रखने का मौका दिया जी। सर, मेरा नाम राकेश मिश्रा है जी। ठीक है। एजुकेशन प्लैनेट इंस्टीट्यूट जो है मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि विगत 10 वर्षों से मैं चला रहा हूँ, जिसमें पीसीएम, पीसीबी और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ाया जाता है। सर जी। राकेश जी, आप कब से पढ़ा रहे हैं? मतलब क्या कोचिंग स्टार्ट करने से ही आपने पढ़ाना शुरू किया या आपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद से? तो जैसे क्या है कि सर, मैं चाचा के साथ रहा हुआ हूँ, बचपन मेरा बिताया है, तो उनके 3 बच्चे थे, तो उनको ही साथ में ही मैं पढ़ाते ही बड़ा हुआ जी। और मतलब पढ़ाते भी रहे और अपने स्टडी भी करते रहे। जी सर। तो वो पढ़ाने का इंटरेस्ट तो मेरा वहीं से चालू हुआ। बाकी एजुकेशन प्लैनेट पिछले 10 वर्षों से, यानी मैं प्रोफेशनली ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो कोचिंग ये आपकी हॉबी है या फिर इसे हम कहें कि एक आपका मिशन है, आप पढ़ा के बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं, मिशन के रूप में आप इसे लेते हैं? सर एक्चुअली क्या था कि ये मेरा एक पैसन ही है, ठीक है, और ये पैसन कब प्रोफेशन में बदल गया, ये बच्चों के पढ़ाते पढ़ाते, और कुछ ऐसा खास इसमें यानी मेरी तरफ से मुझे ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं लगाना पड़ा। जैसे क्या हुआ कि मैं बच्चों को स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा था, स्कूल टाइम से ही। तो जब बच्चों को मैं पढ़ाने लगा तो बच्चे जब मेरे पास वापस आने लगे, ठीक है, और मुझे खुद वो चीज़ें बताने लगे कि जो मैंने पढ़ा है उनके इससे वजह से उनके स्कूल के परफॉर्मेंस में भी काफ़ी सुधार हुआ, और उससे क्या हुआ कि बच्चों का कुनबा बढ़ता रहा। फिर उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का हमने एक स्वरूप देना पड़ा आपको कोचिंग का। पढ़ा तो आप पहले से रहे। कौन से सब्जेक्ट आप लेते हैं सर? सर मैं मैथमेटिक्स लेता हूँ। मैथ्स आप खुद पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स में। अगर मैं कोचिंग की बात करूं राकेश जी, तो कौन कौन से स्ट्रीम्स में आप पढ़ाई करवाते हैं जो है? इसके अलावा आपके अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बोलें एक क्लास में, वो कितनी होती है? सर एक्चुअली जो हमारे पास है पीसीएम है, पीसीबी है और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं जी, ठीक है, जिसके हमारे पास अदर टीचर्स हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट के हैं कि जो पढ़ाते हैं, और 2-3 टीचर्स ऐसे हैं कि जो मेरे पास हमेशा परमानेंट है, जो कि जब से मैंने कोचिंग ओपन किया तब से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे कि अगर हम बात करें जो है पढ़ाने का, ठीक है, तो हम लोगों को क्या रहता है कि हर टॉपिक के रहते हैं, तो उस टॉपिक के रहते हैं कि बच्चों को जो रहता है हम हर कंसेप्ट को पहले पढ़ाते हैं और फिर पढ़ाने के बाद उनका जो रहता है कि टेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब वो टेस्ट के हिसाब से क्या होता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस पता चलती है कि कहाँ पे क्या जो है उसमें कमी रह गई है। फिर देन उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा क्लासेस रहती है, तो उससे क्या होता है कि बच्चों का जो रहता है परफॉर्मेंस वो दिन ब दिन बेहतर होता जाता है। तो आप मैथ्स तो खुद पढ़ाते ही हैं, और बाकी जितनी स्ट्रीम्स में पढ़ाई होती है, चाहे वो पीसीबी हो चाहे वो कॉमर्स हो, उनकी तरफ भी आपका ध्यान रहता है? मतलब कि कहाँ कौन से क्लास में कौन सा बच्चा वीक है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है? बिल्कुल सर जी। यानी हर बच्चे का मेरे पास पर्सनली ही डाटा रहता है और मैं खुद पूरा मॉनिटर करता हूँ इस चीज़ का जी। तो हर बच्चे के बारे में मुझे उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होती है। चलिए, बहुत देर से हमारे अनुज जी भी बैठे हुए हैं। अनुज जी, अपने बारे में कुछ बताइए। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सर मैं डीएवी हायर सेकेंडरी टीटी नगर भोपाल स्कूल का स्टूडेंट हूँ, एंड मेरा नाम अनुज श्रीवास्तव है। अच्छा अनुज, ये सवाल एक बड़ा बनता है कि आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं जी, और मेरे ख्याल से मैथ्स है आपका ना सब्जेक्ट? यस सर। जी,
आपको कहाँ महसूस हुआ कि आपको एक कोचिंग क्लास की ज़रूरत है? स्कूल की भी तो पढ़ाई होती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ होगा कि डाउट्स आपके क्लियर नहीं हो रहे। कहाँ आपको लगा कि आपको कोचिंग क्लास से राइट जो है मार्गदर्शन मिल सकेगा? जी सर, ज़रूरी नहीं कि स्कूल में हमारे सभी डाउट्स क्लियर हो पाए, मतलब टाइम के इतना इशू रहता है कि उतना टाइम सफिशिएंट नहीं रहता है कि हम अपने टीचर से इंटरेक्ट अच्छे से कर पाएँ और डाउट अपनी क्लियर कर पाएँ। सो इसीलिए मेरे डाउट्स भी थोड़े बहुत रह रहे थे। और ज़रूरी नहीं कि सर हर टीचर बेहतर हो जो स्कूल में हो, हर फैकल्टी ज़रूरी नहीं है कि बेहतर हो। तो उन्हीं सब कुछ कारणों के कारण मेरे को मेरी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ी और ये मेरा अच्छा डिसीजन रहा मेरे अकॉर्डिंग। चलिए, आपने ये तो डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कोचिंग करना ही होगा। आपके पेरेंट्स ने भी कहा कि चलो थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ने के लिए अटेंशन ज़रूरी है, इसलिए कोचिंग का ज़रूरी है। यही कोचिंग क्यों, अगर हम बात करें एजुकेशन प्लैनेट, इसको आपने चूज़ क्यों किया? क्यों एजुकेशन प्लैनेट में जाने का निर्णय आपका रहा? सर क्योंकि इस कोचिंग में 1-on-1 इंटरेक्शन जैसा कि हर कोचिंग में होता है वैसा तो है ही है। और इस कोचिंग में सर संडे टू संडे मॉक टेस्ट्स भी होते हैं एंड सर जो आज पढ़ाते हैं उसका सर कल छोटा सा एक टेस्ट भी लेते हैं और उस टेस्ट में सर को सबकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चल जाती है कि कहाँ कौन कितना वीक है और कौन कितना स्ट्रांग है। सो इसलिए सर उसके बाद सर नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। इसीलिए सर मेरे को ये जितनी भी चीज़ें थी ये सब मेरे को जानने के बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। और जब से आपने कोचिंग ज्वाइन की है और आज आप फ़र्क महसूस कर रहे हैं अपने पढ़ाई के स्तर में भी? बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ मैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कोचिंग ज्वाइन करने के बाद। मतलब बहुत इंप्रूवमेंट भी हुआ है। जैसा कि स्कूल में टेस्ट होते थे, एग्जामिनेशंस होते थे, तो उसमें भी मेरे परसेंटेज गेन हुए। राकेश जी, देखिए स्कूल में भी बच्चा पढ़ाई करता है, फिर कोचिंग में भी आता है। आपको दोनों के बीच अगर पढ़ाई का स्टैंडर्ड और उसके अंतर की बात करें तो आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे? सर दोनों ही पढ़ाइयाँ क्या है कि टीचर पढ़ाते, टीचर हमेशा अपना बेस्ट ही देता है। बस क्या होता है कि स्कूल की जो बच्चों की रहती है कि स्ट्रेंथ जो होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो क्या रहता है कि बच्चों से जो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है वो बच्चों का स्कूल में मेरे ख्याल से वो नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है कि बच्चा जो होता है कि कोचिंग में आता है और कोचिंग में उसको यही एक बेनिफिट मिल जाता है कि उसका 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाता है। तो जिससे क्या रहता है कि बच्चे को जो छोटे छोटे से डाउट होते हैं तो वो कंसेप्ट उसके क्लियर होते हैं, तो वो बच्चा क्या रहता है कि उसमें अपने खुद का परफॉर्मेंस बेहतर करता जाता है। धीरे धीरे करके बच्चों को भी ये समझ में आने लगता है कि किस तरह से इसको बिल्कुल, क्योंकि जैसे पढ़ाई का मार्गदर्शन मिलते जाता है उनके स्तर में भी सुधार होते जाता है। ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी, हमने देखा कि बच्चों का जो मानसिक विकास है अलग अलग स्तर पे होता है। हमने देखा कि अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, कोई बहुत होशियार बच्चा होता है, कोई थोड़ा वीक बच्चा होता है। तो किस तरह से दोनों को मैनेज करते हैं, क्योंकि दोनों को ही पढ़ाना है, दोनों को ही आगे बढ़ाना है, तो किस तरह से उनको समझ में आए टॉपिक्स या फिर सारा सिलेबस जो है उन तक पहुंच सके और आपको ये भी पता चल सके कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर, जैसे क्या रहता है कि जो बच्चा होशियार है या फिर जिसकी हमारे पास बौद्धिक क्षमता ज़्यादा है, उस बच्चे को तो क्या रहता है कि अगर हम थोड़ा सा हिंट भी देते हैं तो बच्चा कवर कर लेता है। सबसे बड़ा टफ टास्क होता है कि जो बच्चा का जो रहता है कि बेस जो रहता है कि उसका क्लियर नहीं हुआ हो, उसको हम कैसे पढ़ाएं। तो उसके लिए रहता है कि हम लोगों के एक्स्ट्रा क्लासेस भी रहती है, ठीक है। और हमारे यहाँ कोचिंग में एक फैसिलिटी ये है कि बच्चा जो रहता है कि कोचिंग ओपन होने के बाद से ही आके वो कोचिंग एंड तक बैठ सकता है। इसके लिए हमने एक लाइब्रेरी क्लासेस जो है अरेंज करी हुई है, जहाँ बच्चा बढ़ता है और ग्रुप डिस्कशन करता है, और ग्रुप डिस्कशन में जो भी उसको डाउट होता है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसके टीचर्स वहाँ पे उपलब्ध होते हैं जिससे वो डाउट क्लियर करता जाता है। तो दिन ब दिन उस बच्चे में भी क्या रहता है कि एक इम्प्रूवमेंट होता रहता है और वो बच्चा एक समय बाद जो है कि वो नॉर्मल बच्चे जैसा ही पूरा बिहेव करने लगता है। तो निश्चित ही राकेश जी, क्योंकि हमने देखा कि कोचिंग की ज़रूरत तो उसको पड़ती है जो वीक होता है, जो कमज़ोर होता है, जो शायद स्कूल में नहीं प्रिपेयर कर पाता है। होशियार बच्चे को तो मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी से भी बहुत कुछ हासिल हो जाता है। लेकिन हमने आजकल देखा है एक कोचिंग क्लास का एक ट्रेंड सा बन गया है। पहले टेस्ट लेंगे, जो होशियार बच्चा है उसको सिलेक्ट करेंगे ताकि उनका रिकॉर्ड अच्छा रहे। लेकिन उन बच्चों का क्या जो कमज़ोर है, आपके यहाँ उनके लिए स्पेशल कोई फैसिलिटी या फिर उनको आप पढ़ाई में वरीयता देते हैं? बिल्कुल सर, मेरे यहाँ जो रहता है कि एक जो एवरेज बच्चा है या फिर एवरेज से बिलो है, उनकी प्राथमिकता ज़्यादा रहती है और मेरे पास से वही बच्चे ज़्यादातर आते हैं। क्योंकि जो भी बच्चा अगर थोड़ा सा जिसकी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वो तो देखिए बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट को ही प्रीफर करता है, ठीक है, क्योंकि नाम के आगे चलता है। अब हम लोगों का जो रहता है कि एक मीडियम क्लास का मेरा इंस्टीट्यूट है, छोटे लेवल पे,
तो उसमें क्या रहता है कि बच्चा ज़्यादातर मेरे पास एक एवरेज स्टूडेंट की ही संख्या ज़्यादा होती है, तो हमें उसी हिसाब से उनको लेके चलना रहता है। जी, तो बीच बीच में आप उनके टेस्ट लेते रहते हैं, मॉक टेस्ट या इसके अलावा भी, जिससे आपको पता चलता रहे कि स्तर इनका बढ़ रहा है, किस हद पर ये पढ़ पा रहे हैं? बिल्कुल सर, जैसे हम लोगों को रहता है कि 7 डेज़ का प्रोग्राम रहता है, जिसमें 5 डेज़ जो रहता है कि हम लोग कोई भी टॉपिक के बारे में उसके डिस्कशंस होते हैं। फिर देन उसके बाद हमारे पास जो सैटरडे को रहता है, सैटरडे को हम उसकी डाउट क्लासेस रखते हैं, और देन संडे को एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें पूरे इंस्टीट्यूट में ही टेस्ट रहता है, ठीक है, और 2 घंटे का रहता है, 3 घंटे का रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों के रहते हैं कि हमारे पास पर्सनल डाटा उपलब्ध होते हैं कि कौन से बच्चे के कहाँ से टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए और किस पे हमें और मेहनत करना है। चलिए अनुज, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और क्यों है? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, और वो इसीलिए फेवरेट है मेरा बिकॉज मैथ्स में सर फार्मूला बेस्ड रहता है, उसमें थियोरेटिकल भी कम रहता है, फार्मूला बेस्ड रहता है और उसमें इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करते करते। तो इसलिए सर मेरा उसमें इंटरेस्ट हमेशा से रहा है, तो मेरे घर वालों ने भी सजेस्ट किया कि मैं मैथ्स लूँ, तो इसलिए मैंने मैथ्स को लिया। कैसे स्टडी कैसे करते हैं घर पे? और स्कूल की जो स्टडी है वो खैर वो तो सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं स्कूल में, तो घर पे भी स्टडी करते हैं और आप कोचिंग क्लास में भी करते हैं, किस तरह की स्टडी होती है? आप प्लान कैसे बनाते हैं? सर मेरा एक शेड्यूल है कि मैं हाफ टाइम स्कूल को रखता हूँ और हाफ टाइम अपनी कोचिंग के टाइम को रखता हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरा अगर जैसे सुबह अगर स्कूल मेरा हुआ है और मैं आफ्टरनून में आता हूँ, और फिर उसके बाद स्कूल का जो भी मेरा वर्क रहता है, बचा हुआ जैसा भी रहता है, रिवीजन रहता है, मैं उन सभी रिवीजन पे अपना वर्क प्रॉपर करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं कोचिंग जाता हूँ। फिर देन कोचिंग से आने के बाद जो कोचिंग का मेरा वर्क रहता है या टेस्ट सीरीज सर स्टार्ट कराते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। राकेश जी, आपके पास क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम्स आपके यहाँ हैं, कॉमर्स भी है, पीसीबी भी है, पीसीएम भी है, तो पेरेंट्स आते हैं आपके पास करियर काउंसलिंग के लिए कि बच्चों को क्या चीज़ लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, फिर आप उनका स्तर देखकर उनको कोई सलाह देते हैं? बिल्कुल सर, जैसे कि क्या होगा, बच्चा मेरे पास 9th क्लास से रहता है, जी। तो 9th और 10th में हमें पढ़ाते वक्त ये समझ में आ जाता है कि बच्चे के किस सब्जेक्ट में रुचि है। तो हमारा क्या रहता है कि 11th क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार पेरेंट और टीचर की मीटिंग होती है, जिसमें बच्चे को भी साथ में ले आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम पेरेंट्स को जो है सजेस्ट करते हैं कि इस बच्चा जो है आपका इस सब्जेक्ट में बहुत बेहतर है, इसमें और मेहनत करे तो बेहतर हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग से उनको भी क्या रहता है कि एक बच्चे को करियर सिलेक्ट करने में, ठीक है, आसानी होता है। हाँ, तो ये धीरे धीरे करके आप उनका टेस्ट लेके अलग अलग स्तर पर उनको जांचने की कोशिश करते हैं ताकि आपको हर चीज़ पता चलती रहे, बिल्कुल समय समय पर। जी, ये आप पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं? कई बार ऐसा लगा कि पेरेंट्स एक अलग तरह का प्रेशर बनाते हैं। हमने कई बार देखा, कई लोगों से बातचीत भी की, तो ये सामने आया कि करियर को देखते हुए, आजकल जो ट्रेंडिंग करियर है उसको देखते हुए पेरेंट्स भी एक प्रेशर बनाते हैं। लेकिन जब आपके पास आते होंगे और आप उनको सलाह देते होंगे क्योंकि बच्चा ये लेना चाहता है या इस सब्जेक्ट में रुचि है, रुचि के हिसाब से उसको करियर बनाने दे, ऐसा कभी मौका आया? बिल्कुल सर, ऐसा तो मौका क्या रहता है कि हमारे पास अक्सर ही आते रहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स के माइंड में एक चीज़ है, सेटअप है, खास तौर पे एक जो कि मध्यम वर्गीय परिवार है, तो उसका बच्चा अगर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनता है तो उसका करियर फिनिश है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो रहे वो डॉक्टरी फील्ड में जाए या फिर हमारे पास इंजीनियर बने, यानी पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट को प्रेफर करे। लेकिन कई बार बच्चे की जो रहती है कि रुचि आर्ट्स या फिर उनके कल्चरल प्रोग्राम में ज़्यादा रहती है, कोई सिंगर के लिए रहता है या फिर अदर चीज़ों को करना चाहता है, तो हम क्या करते हैं कि बच्चे की भी बात सुनते हैं और पेरेंट्स की भी बात सुनते हैं। फिर दोनों को ही बैठा के हम उसके ये चीज़ बताते हैं कि आपको नहीं करना है, बच्चे को करना है। तो बच्चे को थोड़ा सा आप प्लेटफॉर्म यानी उसको समय दीजिए को अपने सब्जेक्ट में जो भी चीज़ में वो लेना चाहें रुचि, क्योंकि पढ़ना बच्चे को है, तो उसकी जो इंटरेस्ट अगर उसको उस सब्जेक्ट में रहेगा तो उसमें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लक्ष्य हासिल करेगा कंपेयर देन जो हम प्रेशराइज करके उसको सब्जेक्ट देंगे। तो पेरेंट्स भी कई बार हमारी बातें मानते हैं, और नहीं रहता है तो हम फिर जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर हमसे जो सीनियर हैं, एक्सपर्ट हैं, जैसे कि बंसल ग्रुप से हो गए, तो कई काउंसलर को हम हमारे पास जो हैं रहते हैं तो वो भी आते हैं और उनके थ्रू से भी हम मीटिंग कराते हैं, तो उससे हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। जी अनुज, आपने क्या सोच रखा है? आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैथ्स तो आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या इंजीनियर बनने का विचार है? पढ़ाई या जैसे सर पढ़ा रहे हैं इसी तरह से इस फील्ड में जाना, एजुकेशन की फील्ड में, या फिर क्या कुछ करना है? आपने कुछ डिसाइड कर रखा है? यस सर, मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अपना पढ़ाई करनी है जी।
और उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी जेई की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, मैंने उसके फॉर्म भी फिलअप करे। देन उसके बाद मैं कॉलेज सेलेक्ट करके उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। करियर को लेकर कभी ऐसा बर्डन सा महसूस होता है, लगता है आपको कि बहुत स्ट्रेस आ रहा है? Yes, और अगर sir. आता है तो फिर कैसे, फिर उससे निजात कैसे पाते हैं, कैसे उसे दूर करते हैं? सर ये स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है जब टेस्ट सीरीज़ स्कूल और कोचिंग दोनों तरफ अगर स्टार्ट हो जाती है तो बहुत प्रेशर लगता है। और ज़रूर जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें इस टाइम पे, देन हम अपने सर से कंसर्न करते हैं। जी राकेश जी, आपके पास बच्चे आते होंगे, कई बच्चों को तो आप पढ़ते हुए देखते होंगे, तभी आपको महसूस होता होगा कि ये बच्चा होशियार है लेकिन ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा है। ऐसे कई वाकये आपके सामने आए होंगे कि कैसे स्ट्रेस ले रहा है बच्चा और उसको कैसे दूर करते हैं, फिर क्या मतलब उनको गाइड करते हैं? सर उसमें क्या रहता है कि हम बच्चे को अपने साथ बिठाते हैं और उनसे हम शेयर करते हैं अदर जो हमारी सिचुएशंस आई हुई थी कि हमारे स्टूडेंट लाइफ में क्या थे, या फिर जो एक्सपर्ट हैं या फिर कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, तो उनके भी जीवन में यानी स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या इफेक्ट आए थे। तो उससे बच्चा क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें सीखता है और एक नर्वस सिस्टम या फिर जो उसके ऊपर प्रेशर रहता है उसको रिलीज करता है। तो कुछ इसके लिए मतलब कोई अलग से, जैसे कि जो अपने सब्जेक्ट है उनमें रुचि जागृत हो। कई बार हमने देखा कि बोरिंग सा लगने लग जाता है एक ही एक सब्जेक्ट, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, लगातार पढ़ते पढ़ते कई बार बच्चे बोर से होने लग जाते। तो उनसे उस विषय में उनकी रुचि जागृत करने के लिए कोई स्पेशल आप मेथड्स उसका यूज़ करते हैं क्या? बिल्कुल सर, जैसे क्या रहता है कि इस चीज़ों का रहता है कि हमें खुद भी पढ़ाते पढ़ाते कई बार बोरियत होने लगती है, क्योंकि दिन भर वही चीज़ें करना, और फिर स्टूडेंट के साथ भी वही चीज़ें थी कि स्टूडेंट और टीचर में खास तौर पे जो रहता है कि एक डिस्टेंस जो है ज़्यादा मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम दूर करने के लिए थोड़ा सा फ्रेंडली कि बच्चा भी जो रहता है कि हमें अपनी पूरी प्रॉब्लम्स बताए, उसको प्रॉब्लम्स क्या है। कई बार डर से तो बच्चा पढ़ता है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं रहता या वो टॉपिक क्लियर नहीं रहता, तो उसके के लिए हम कहते हैं कि हर महीने में एक थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम या फिर गेट टुगेदर रखते हैं। ठीक है, तो उससे क्या रहता है कि बच्चा भी हमसे खुल के थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर करता है और उसका भी प्रेशर रिलीज हो जाता है और हमें भी एक नया एटमॉस्फेयर मिलता है, क्योंकि हर छात्र से भी कई बार शिक्षक भी सीखता है। ठीक है, कि कई बच्चे जो रहते हैं कि संगीत में उनका बहुत अच्छी रुचि होती है, डांसिंग में बहुत अच्छी रुचि होती है, तो उसमें भी हम काफ़ी चीज़ें उनसे सीखते हैं। तो इससे क्या रहता है कि बच्चों का प्रेशर भी रिलीज हो जाता है और बच्चे की एक नई ऊर्जा के साथ वो फिर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। अनुज, आज के ज़माने में टाइम एक बहुत बड़ा समस्या है ना? टाइम हमारे पास है नहीं। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ों में जो है बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, आप भी होंगे कहीं ना कहीं, और पढ़ाई भी करना है, करियर के बारे में भी सोचना है। टाइम मैनेज कैसे करते हैं? इसके लिए कोई स्पेशल आपने कोई क्लास अटेंड की, सर का मार्गदर्शन रहता है आपका? ये सर का मार्गदर्शन तो हमारे साथ हमेशा ही रहता है। और मेरा एक शेड्यूल ऐसा रहता है कि अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं अगर आधे घंटे भी पढ़ रहा हूँ, देन उसके बाद माइंड फ्रेश करने के लिए जो भी मेरा इंटरेस्ट है मैं उस चीज़ पे अपना फोकस रखता हूँ और जो भी मैं चीज़ करता हूँ उस पर प्रॉपर फोकस रखता हूँ। सो मेरी को सर टेंशन तो बहुत ज़्यादा रहता है स्टडी को लेके, बट बोरियत भी हो जाती है फिर पढ़ते पढ़ते, तो फिर इन सब चीज़ों में फिर हो जाता है सर, टाइम इशू भी बहुत होता है और दिक्कत होती है सर। यानी कि टाइम को हमको मैनेज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास जितना समय है उस समय को ऐसा डिवाइड करें कि आपकी पढ़ाई बराबर होती रहे, हर सब्जेक्ट को आप कवर कर सको। राकेश जी, सारे सब्जेक्ट को कवर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है बच्चों के लिए भी, और आप चूंकि कोचिंग क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, स्कूल में तो मेरे ख्याल से सारा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाता है, तो कोचिंग क्लास में क्या सब्जेक्ट वाइज टाइम दिया जाता है अलग अलग कि किसी में कमज़ोर है तो उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा अटेंशन या फोकस किया जाता है? बिल्कुल सर। ठीक है, जो बच्चा रहता है कि जिसका जो सब्जेक्ट वीक रहता है उस सब्जेक्ट की हम रहते हैं कि महीने में 2 या 3 क्लासेस हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं। अच्छा। जो कि संडे को चलती है और उसका टाइम लिमिट क्लियर नहीं रहता है। कोई स्टार्टिंग तो होती है, बच्चों की जब बहुत ज़्यादा बोर होने लग जाए या फिर उनको स्ट्रेस हो जाए या फिर मना कर दें तभी वो क्लासेस ख़त्म होती है, तो वो पूरा का पूरा उनका रहता है कि उसके टॉपिक को पूरा उनका क्लियर हो जाता है। जी, तो धीरे धीरे करके जैसे आप पढ़ाते जाते हो तो आपको भी ये समझ में आने लगता होगा कि कहाँ जो है बच्चों को ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, उनको वैसे आप गाइड करते होंगे। बिल्कुल सर। जी ठीक, बिल्कुल। अनुज, लगातार आप पढ़ रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ कैसे पढ़ते हैं? दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, मिलकर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यूट्यूब के ज़रिए या फिर कोई और दूसरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप पढ़ने की कोशिश करते हैं घर पे, या आपके जो पेरेंट्स हैं वो घर में पढ़ाई में मदद करते हैं? जी सर, मेरी सिस्टर्स हैं, वो लोग मेरी ज़रूर हेल्प करती हैं जब भी मेरे को कोई भी डाउट होता है, जैसे सर से मेरा नहीं हो पाता है बात या
कुछ भी दिक्कत रहती है तो मेरी जो सिस्टर है, मेरी सिस्टर्स मेरा डाउट क्लियर करती हैं। और ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सर से इंटरेक्ट करूँ, सर से जितने भी डाउट हो मैं क्लियर कर लूँ, कोचिंग टाइम में ही क्लियर कर लूँ। और सर मेरा मानना है कि ग्रुप स्टडी बेटर नहीं होती है मेरे अकॉर्डिंग, उसमें पढ़ाई कम होती, बातें ज़्यादा होती हैं उसमें। बहुत तो अच्छी बात कही। और हमारे जितने भी बच्चे और स्टूडेंट सुन रहे हैं, निश्चित तौर पर ग्रुप स्टडी बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन उसकी अपनी दिक्कतें भी हैं। तो सर ग्रुप स्टडी मेरे अकॉर्डिंग बेटर नहीं होती है। हाँ, मैं अकेले पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जहाँ शांति भी रहती है और हल्ला गुल्ला भी नहीं रहता है उसमें। तो सर उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट भी उतना बराबर रहता भी है इंटरेस्ट, और मैं डाउट भी उसमें अपने आप क्लियर होते चले जाते हैं क्योंकि माइंड एक्टिवेट रहता है उस टाइम पे। राकेश जी, टेक्निकल एजुकेशन की अब बात कर लेते हैं। आज हम इंडिया की बात करें, डेवलपिंग कंट्री है, टेक्निकल एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आप भारत जैसे देश के लिए? सर टेक्निकल एजुकेशन तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी तो आज हमारी ज़िंदगी का यहाँ का अहम हिस्सा है, तो उससे शिक्षा जगत भी अधूरा नहीं है। ठीक है, अगर कोरोना टाइम पे अगर हम बात करें तो पूरी शिक्षा पद्धति हमारी तकनीक के थ्रू से ही चली और धीरे धीरे हम उसको अपनाने लग गए हैं। ठीक है, आज भी कई चीज़ें की हो गया कि टीचर अवेलेबल नहीं है अगर इंस्टीट्यूट में, ठीक है, बाहर है या फिर कोई भी अदर चीज़ों की प्रॉब्लम है, कोई बच्चा है के साथ कुछ मिसहैपन हो गया, कोई नहीं आ पा रहा है क्लासेस में, तो हम वहाँ पे जो रहता है ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, जिससे काफ़ी बच्चों को भी हेल्प मिल जाती है। जी, बंसल न्यूज़ का और बंसल ग्रुप का एजुकेशन की फील्ड में जो योगदान है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, बंसल अगर कॉलेज की मैं बात करूँ तो बंसल कॉलेज आज के टाइम पे भोपाल के एक अग्रणी इंस्टीट्यूटों में से गिना जाता है। ठीक है, और आप काफ़ी जो है कि यहाँ की फैकल्टीज़ हो गई वो भी हमारे संपर्क में हैं, और हमारे पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं आफ्टर 12th, वो आपके इस कॉलेज में या बंसल कॉलेज में हमारे पास शिक्षा ले रहे हैं, तो भी आते हैं और हमसे अक्सर उनसे मुलाकात होती रहती है, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग वगैरह को भी लेके भी कई बार हमारे पास स्टूडेंट हमारी मदद करते हैं, या फिर बंसल ग्रुप से भी हम हेल्प लेते रहते हैं। ठीक है, तो बंसल ग्रुप सर उभरता हुआ है या फिर एक स्थापित हो चुका है मध्य प्रदेश में काफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपका भी, अनुज जी आपका भी हमारे यहाँ आए और बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया आप। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर मदद मिलेगी इससे आगे बढ़ने में और पढ़ाई करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल के लिए इतना ही।